ओके कल हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था इलेक्ट्रोलिसिस। ओके इसी को कंटिन्यू करते हैं। अब मैंने तुम्हें बताया था कि इलेक्ट्रोलिसिस या जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स होते हैं वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल अब इस वक्त मेरा जो फोन है इसकी जो बैटरी है वो एज अ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक्ट कर रही है। जो हमने स्टार्टिंग में पढ़े थे, अपने आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है तभी मेरा मोबाइल काम कर रहा है। अब एक टाइम आएगा तुम्हारा मोबाइल काम करना बंद कर देता है, डेड हो जाता है, ठीक है। आप इसको चार्जर के साथ कनेक्ट करते हो। जब आप इसको चार्जर के साथ कनेक्ट करते हो तो आप इलेक्ट्रिसिटी देनी शुरू करते हो। तो उस वक्त आपकी यही बैटरी एज अ इलेक्ट्रोलिटिक सेल काम करती है, क्योंकि आप पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हो। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अब हम जिन सेल्स की बात कर रहे हैं हम इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, अनलाइक द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जिसमें हम जिंक और कॉपर का बीकर लेते थे, जिंक लूज करता था, कॉपर गेन करते थे, है ना। सो दैट इज अ टॉपिक वी आर डूइंग, ठीक है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। और इसमें जो फिनोमिना होता है वो इलेक्ट्रोलिसिस होता है। अब ध्यान से समझते हैं, मैंने कल आपको एक एग्जांपल भी दिया था कि बेसिकली होता क्या है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड रहता है जिसको हम कैथोड बोलते हैं, और एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड रहता है जिसको हम एनोड बोलते हैं, ठीक है। देयर आर टू इलेक्ट्रोड्स, वन इज पॉजिटिव एंड वन नेगेटिव। तो क्या होता था, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस समझाने के लिए क्या किया था कि मान लो आपने एक इलेक्ट्रोलिटिक टैंक लिया, आपने दो इलेक्ट्रोड्स लिए, राइट। और जैसे ही आपने दो इलेक्ट्रोड्स लिए, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, आई विल शो यू, इंपोर्ट पीडीएफ, डाउनलोड दिस, ओके। तो कल मैंने आपको बताया था कि जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे, मतलब ये फिनोमिना है इलेक्ट्रोलिसिस का। जैसे मैं अभी अभी आपको बता रही थी कि जब आपका फोन चल रहा है तब तक वो एज अ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल काम कर रहा है, लेकिन जब आप उसको चार्ज करने लगोगे, जब आप इलेक्ट्रिसिटी देने लगोगे, वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल बन जाएगा। तो आज मैं ये जो सेल दिखा रही हूँ ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल है। शब्द ध्यान ऊपर देना, आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिलीव मी। थोड़ा सा 5 मिनट्स लगेगा, बट वंस यू विल कनेक्ट यू विल एंजॉय द लेक्चर। तो अब हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स में करते क्या है, क्यों करनी है इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स। अभी तो आपको लग रहा होगा कि मैम इलेक्ट्रोलिटिक सेल इसीलिए एक्ट करने वाला, फोन चार्ज कैसे होगा। ऑब्वियसली जितना इंपॉर्टेंट एक सेल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है उतना इलेक्ट्रोलिटिक सेल भी तो होता है ना। अभी तक तुम्हारा फोन काम कर रहा है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अगर आपके फोन के अंदर बैटरी खुद इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस ना करे तो क्या आपका फोन चल पाएगा। मेरा कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या जो आप रिमोट में सेल्स डालते हो वो क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि वो सेल आपके डिवाइस को चलाते हैं। लेकिन उन सेल्स की भी तो एक लाइफ होती है ना, कब तक वो सेल काम करेगा। कुछ टाइम पीरियड के बाद जब वो डेड हो जाता है तो आप क्या करते हो, उसको चार्ज करना शुरू करते हो। और जब आप उसको चार्ज करना शुरू करते हो वही सेल अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल नहीं रहा, अब आप उसको इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हो। और जब आप इलेक्ट्रिसिटी देते हो तो वो सेल कैसा सेल बन जाता है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। अब मैं आपको ये समझाने वाली हूँ कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स क्यों बनाते हैं या उनका क्या पर्पस है। वन ऑफ द पर्पस तो आपको समझ आ गया है, टू चार्ज द सेल, बट वन ऑफ द पर्पस कल मैंने आपको बताया था कि जैसे मान लो आपके पास, ये ऑन कर दी थी मैंने, ऑन है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास सपोज NaCl है, आप घर गए और मैंने आपको बोला कि आज आप घर जाओ और NaCl में से सोडियम को अलग करके आना, क्लोरीन को अलग करके आना, विल यू बी एबल टू डू दैट। क्या हम किसी भी इलेक्ट्रोलाइट में से सोडियम और क्लोरीन अलग कर सकते हैं, मयंक कर सकते हैं। कोई कहेगा कि हाँ मैम पानी में डाल दो। पानी में जब डालोगे ज्यादा से ज्यादा NaCl किस में ब्रेक होगा, Na पॉजिटिव एंड
ज्यादा से ज्यादा अगर आप वाटर में कोई भी सॉल्ट डिसॉल्व करते हो तो सॉल्ट में जो आयंस होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, है ना। लाइक अगर आप NaCl डाल रहे हो तो Na विल बी इन द फॉर्म ऑफ Na पॉजिटिव एंड Cl विल बी इन द फॉर्म ऑफ Cl। लेकिन जब आप इसी इलेक्ट्रोलिटिक सेल में इलेक्ट्रोलिसिस करोगे, यानी कि Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव को अलग अलग करोगे, इलेक्ट्रिसिटी पास होने से क्या होगा, Na पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रोड कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होगा और Cl नेगेटिव पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ अट्रैक्ट होगा, बिकॉज ये तो फिजिक्स कहती है ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अब मैंने तुम्हें बोला कि Na पॉजिटिव कहां पर गया, कैथोड के पास गया। Na पॉजिटिव कैथोड की तरफ क्यों गया, क्योंकि Na के ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। ये किसकी तरफ अट्रैक्ट हुआ, नेगेटिव। अब मुझे कौन बताएगा कि जब Na पॉजिटिव कैथोड के पास गया तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा कि लूज। अच्छा, Na पॉजिटिव जो कि ऑलरेडी पॉजिटिव है, ऑलरेडी बेचारा भिखारी है, मैं खुद ही पॉजिटिव हूँ, मेरे में इलेक्ट्रॉन की कमी है, वो भी लूज करेगा। सोच के बोला करो। Na पॉजिटिव मतलब, अच्छा Na पॉजिटिव का मतलब कितने लोग कहते हैं कि Na पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव चार्ज होना इंडिकेट्स एक्स्ट्रा है कि कमी है। योर बैड, या आई नो योर बैड। Na पॉजिटिव मतलब उसके पास एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, तो वो लूज नहीं करेगा, वो क्या करेगा। एंड ऑल्सो मैंने कितनी बार बोल रखा है कि कैथोड पर क्या होती है, why don't you learn these things, कैथोड पर रिडक्शन होती है, that is gain of electron। अब क्या हुआ, प्लीज प्लीज जस्ट कनेक्ट फॉर 2 minutes एंड देन यू विल, आपको फिर कनेक्ट करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद कनेक्ट करोगे। अभी थोड़ी देर के लिए कनेक्ट कर लो। बैंक सोडियम ने इलेक्ट्रॉन गेन किया, सोडियम डिपॉजिट हो गया, कहाँ पे डिपॉजिट हो गया, कौन से इलेक्ट्रोड के ऊपर, कैथोड। यहाँ पे सोडियम डिपॉजिट होने लग गया, है ना। और फिर एनोड पर क्या होगा, एनोड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड था, तो ये किसको अट्रैक्ट करेगा, ऑब्वियसली अगर Na पॉजिटिव कैथोड की तरफ जा रहा था तो Cl नेगेटिव किसकी तरफ जाएगा, यश। Cl नेगेटिव, जोन आउट हो जाते हो, ध्यान ही नहीं होता क्लास में। Cl नेगेटिव कहाँ जाएगा बताओ, बोलो ना। और एनोड पर क्या होती है, मधुर अब बता, Cl क्या करेगा, लूज के गेन, गेन। अब देखो, अब Cl नेगेटिव, Cl के ऊपर नेगेटिव है, उसके ऊपर ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है, वो गेन करेगा। ये सिर्फ पता क्यों क्वेश्चन पूछती हूँ, दिखाने के लिए कि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं है क्लास में। क्लास में फिजिकली प्रेजेंट होने से कुछ नहीं होता, अगर आप मेंटली एब्सेंट हो। Na पॉजिटिव लूज करेगा, Cl नेगेटिव गेन करेगा। अब फिर बोल माई बैड, Cl नेगेटिव क्या करेगा और किस में चेंज हो जाएगा, मतलब Cl में चेंज हो जाएगा, बट Cl एग्जिस्ट नहीं करता तो हम Cl2 लिखते हैं, बट Cl2 बन तो एक Cl रहा है तो हाफ Cl2। ओके, सो ये प्रोसेस रहता है इलेक्ट्रोलिसिस का। मतलब बहुत सारे हमारे सिलेबस में है, मैंने आपको सिर्फ एक एग्जांपल दिया ये समझाने के लिए कि इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस का पर्पस होता है कि हम एक इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं NaCl, उसकी जगह हम कुछ और भी ले सकते हैं, लाइक सल्फ्यूरिक एसिड, लाइक कॉपर सल्फेट, एंड वी विल बी टेकिंग दोज ऑल्सो। लेकिन अभी एक एग्जांपल से कल मैंने आपको ये समझाया था कि जब भी हमें किसी इलेक्ट्रोलाइट के प्रोडक्ट्स अलग अलग करने होते हैं, लाइक सोडियम अलग करना होता है, क्लोरीन अलग करना होता है, तो हम इलेक्ट्रोलिसिस जैसा फिनोमेना यूज करते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइट अपने पॉजिटिव और नेगेटिव आयन में अलग अलग हो जाता है, पॉजिटिव कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होता है, नेगेटिव एनोड की तरफ अट्रैक्ट होता है, एंड वी गेट दी एप्रोप्रिएट प्रोडक्ट्स। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि ओके कैथोड पे सोडियम मिल रहा है, ओके, एंड एनोड पे क्या मिल रही है, क्लोरीन, हाउ मच सोडियम यू आर गेटिंग, कितना सोडियम डिपॉजिटेड हो रहा है, मुझे 10 ग्राम चाहिए, मुझे 10 ग्राम सोडियम चाहिए, तो तुम्हारी इस इलेक्ट्रोलिसिस से कितना सोडियम डिपॉजिट हुआ, विल यू बी एबल टू आंसर। ऐसी कोई वाइल्ड गेस, अगर मैं तुमसे पूछूं कि ठीक है तुम्हारा सोडियम डिपॉजिट तो हो रहा है, आई वॉन्ट 10 ग्राम सोडियम, तो आपकी इस वक्त इलेक्ट्रोलिसिस से कितना सोडियम डिपॉजिट हो रहा है, विल यू बी एबल टू गिव मी 10 ग्राम और हाउ मच इट विल बी गिविंग। बंद कर दो, नहीं आप गलत जगह पे बैठे, आप कहीं और बैठो, बिकॉज अदरवाइज रूम में बहुत गर्मी है। बताओ कितना सोडियम डिपॉजिट हो रहा है, यू डोंट नो, यू डोंट नो। कई लोग बोलेंगे कि मैम 1 मोल हो रहा है क्योंकि आगे 1 है ना। अब मैं आपको बताती हूँ इसका फैराडे नाम का साइंटिस्ट आया, फैराडे ने कुछ लॉज दिए,
है ना। देयर आर टू लॉज ऑफ फैराडे। अगर मैं आपको सीधा लॉ की बुकिश लैंग्वेज समझाऊंगी तो आपको समझ नहीं आएगा। पहले मैं आपको कुछ इक्वेशंस के थ्रू इसको समझाती हूँ, फिर मैं स्टेटमेंट पर आऊंगी। जरा यहाँ से ध्यान से देखना एवरीबडी, प्लीज एवरीबडी लुक फॉर, कुछ देर के लिए देखो, समझ आएगा। जो मेरी फर्स्ट इक्वेशन लिखी है, कोई रीड करेगा फर्स्ट इक्वेशन? 1 Na plus 1 इलेक्ट्रॉन गिव्स 1 सोडियम। इस इक्वेशन को हमें देख के लगता है कि अगर हम एक इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, अगर हम Na पॉजिटिव को एक इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो एक सोडियम का एटम डिपॉजिट हो रहा है। बट केमिस्ट्री में ये वन एटम नहीं होता, 1 मोल होता है। जब आप इक्वेशन को रीड करते हो और आपको इक्वेशन को रीड करके लग रहा है कि मैम शायद एक इलेक्ट्रॉन के देने से 1 एटम डिपॉजिट हो रहा है सोडियम का, तो मैं आपको यहाँ पे करेक्ट करना चाहूंगी, क्योंकि केमिस्ट्री में जब आप प्रोडक्ट में 1 लिखते हो, दैट 1 रिप्रेजेंट 1 मोल। यानी कि ये कहना सही होगा कि एक इलेक्ट्रॉन के देने से, और वो भी एक इलेक्ट्रॉन नहीं, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर ये 1 इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, एक मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है। पहले तो एक मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकाल लेते हैं। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना रहता है? 1.6 इंटू, तो एक मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं? एवोगैड्रो नंबर जितने, 6.022 इंटू 10⁻⁴। तो जब आप एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज को एक मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो दिस चार्ज कम्स आउट टू बी 1 फैराडे। तो 1 फैराडे होता क्या है? एक मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज। एक मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकालना ही क्यों है? क्योंकि जब आप इस इक्वेशन में इस 1 को 1 इलेक्ट्रॉन मानते हो तो आप गलत हो। 1 इलेक्ट्रॉन डज नॉट मीन 1 इलेक्ट्रॉन। इन केमिस्ट्री जब भी किसी चीज के आगे 1 आता है वो 1 मोल को रिप्रेजेंट करता है। मतलब मैं तुम्हें ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर ये इक्वेशन कह रही है कि 1 सोडियम डिपॉजिट हो रहा है तो 1 एटम नहीं डिपॉजिट हो रहा। कितना डिपॉजिट हो रहा है सोडियम? 1 मोल ऑफ सोडियम। 1 मोल ऑफ सोडियम का मास कितना होगा? जितना उसका एटॉमिक मास। मोल कॉन्सेप्ट क्या कहता था कि एक मोल कितना डिपॉजिट होगा जितना उसका एटॉमिक मास, यानी कि कितना सोडियम डिपॉजिट हो रहा है। अभी थोड़ी देर पहले मैं आपसे पूछ रही थी कि आप बता सकते हो कि एक का क्या मतलब है, कितना सोडियम डिपॉजिट हो रहा है। यू वर क्लूलेस, लेकिन अब तुम बोलोगे कि यस मैम 1 मीन्स 23 ग्राम इफ डिपॉजिटेड। लेकिन अगर मैं तुमसे पूछूं कि 23 ग्राम तो डिपॉजिट हो रहा है बट कितनी इलेक्ट्रिसिटी देने से, तो आप बोलोगे उतनी इलेक्ट्रिसिटी देने से जितनी 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर होती है। और 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितनी इलेक्ट्रिसिटी होती है? 1 फैराडे, विच इज 965। यानी कि इस इक्वेशन से हमारे पास ये इंटरप्रिटेशन आई कि अगर मेरे को 1 सोडियम, यानी कि 1 सोडियम मतलब नॉट 1 एटम बट 1 मोल, और 1 मोल का कितना मास होता है? 23 ग्राम। अगर मुझे 23 ग्राम डिपॉजिट करना है तो मुझे क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी उतनी पास करनी पड़ेगी जितनी कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पर होती है, विच इज 96500। ओके, लेकिन अगर मैं 96500 की जगह डबल द 96500 पास करूं, अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी 96500 कूलम देने की जगह ऊपर इलेक्ट्रोड्स के थ्रू पास ही डबल दी 96500 करूं, फिर कितना सोडियम डिपॉजिटेड होगा? हाँ, 46। डबल, वेरी कॉमन सेंस कि अगर एक 96500 से 23 ग्राम डिपॉजिट होता है तो अगर मैं क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू दीज इलेक्ट्रोड थ्रू दिस बैटरी पास ही डबल द 96500 करूं तो डबल डिपॉजिट होगा, यानी कि 23 का डबल इज 40। What if अगर मैं थ्राइस द 96500 पास करूं, अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी पास ही 96500 की जगह डबल ही ट्रिपल द 96500 डिपॉजिट करूं तो कितना सोडियम डिपॉजिटेड होगा? हाँ, 69। तो कैन आई से, अब स्टेटमेंट पढ़ो फैराडे की। फैराडे ने क्या कहा? कोई स्टेटमेंट पढ़ेगा? The law states that the mass of substance liberated at electrode is directly proportional to quantity of electricity. Quantity of electricity 1 फैराडे थी तो 23 डिपॉजिट हो रहा था। क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी 2 फैराडे हो गई तो तुमने ही कहा कि मैम अब डबल डिपॉजिटेड होगा 46।
क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ट्रिपल हो गई तो मास डिपॉजिटेड भी ट्रिपल हो गया, विच इज 69। यही तो फैराडे ने कहा, ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे ज्यादा मास डिपॉजिटेड होगा कैथोड पे, कम इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो कम डिपॉजिट होगा। बिना एग्जाम्पल के भी मैं आपको स्टेटमेंट रटवा सकती थी कि फैराडे फर्स्ट लॉ स्टेट्स दैट मास डिपॉजिटेड एट एनी इलेक्ट्रोड इफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास, और आप मान भी लेते। लेकिन अब आपने इक्वेशन से समझा है कि अगर 1 मोल सोडियम को डिपॉजिट करने के लिए 23 ग्राम को डिपॉजिट करने के लिए कितनी क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, जितनी एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर होती है, यानी कि 965। तो अगर हम डबल देंगे तो सोडियम 23 डिपॉजिट नहीं होगा, सोडियम डबल डिपॉजिट होगा, विच इज 23 इंटू 2। और अगर मैं 96500 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करने की जगह ट्रिपल दी 96500 पास करूंगी, तब भी क्या 23 डिपॉजिट होगा? आपकी कॉमन सेंस ही कह रही है कि मैम अब 23 नहीं होगा, 46 नहीं होगा, अब कितना होगा? 69। तो ये रीजन था कि पहले इक्वेशन समझाने का मतलब और फिर स्टेटमेंट। अब अगर आपसे कोई पूछेगा व्हाट इज फैराडे फर्स्ट लॉ स्टेट्स, तो आप बोलोगे कि इट स्टेट्स दैट मास ऑफ ए सब्सटेंस विच इज सोडियम और क्लोरीन डिपॉजिटेड एट इलेक्ट्रोड, वो इलेक्ट्रोड कैथोड भी हो सकता है, एनोड भी हो सकता है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड। ओके, लेकिन ये तो हो गया स्टेटमेंट समझाने का तरीका। लेकिन कल को आपको न्यूमेरिकल आ जाए, है ना, अब न्यूमेरिकल में थोड़ा जरूरी 96500 ही देंगे या डबल दी 96500 ही देंगे आपको, तो वो आपको तो क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कुछ भी दे सकते हैं, 900 कूलम दे सकते हैं, 10 कूलम दे सकते हैं, तो कैसे निकालेंगे मास डिपॉजिटेड? तो यानी कि फैराडे फर्स्ट लॉ का मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन देखो, सारे देखो। फैराडे फर्स्ट लॉ ने क्या कहा? मास डिपॉजिटेड इफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड, यही बोला। मास को हम W से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, केमिस्ट्री में मास को W से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री में मास और वेट एक ही चीज होती है, फिजिक्स में मास और वेट अलग होता है, बट केमिस्ट्री में मास को W से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हरमन क्या बोला फैराडे फर्स्ट लॉ ने? मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड। ज्यादा क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दे रहे थे तो ज्यादा मास डिपॉजिट हो रहा था, कम इलेक्ट्रिसिटी दोगे तो कम इलेक्ट्रिसिटी कम वेट डिपॉजिट होगा। क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैसे पता लगेगी कि कितने पास हो रही है? क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कितनी पास हो रही है वो पता लगेगी कि आप कितना करंट पास कर रहे हो कितने टाइम के लिए। यानी कि Q की जगह मैंने लिख दिया I इंटू टी, Q की जगह मैंने क्या लिख दिया? I इंटू टी, क्योंकि Q किसको रिप्रेजेंट कर रही थी? क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास को, और कितनी इलेक्ट्रिसिटी पास करी जा रही है वो 2 पैरामीटर्स पे डिपेंड करती है कि आप कितना करंट पास कर रहे हो और कितने टाइम के लिए। नाउ हैव अ लुक एवरीबॉडी एट द बोर्ड। जैसे यहाँ पे आप प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाओगे तो यहाँ पे एक सिंबल आएगा Z, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। तो मास डिपॉजिटेड का फॉर्मूला बन गया ZIT। जब भी फैराडे का न्यूमेरिकल आएगा मास डिपॉजिटेड निकालना है तो आपके कानों में एक फॉर्मूला गूंजना चाहिए ZIT, Z इंटू I इंटू टी। अब आप कहोगे कि मैम करंट की वैल्यू गिवन होगी, यस, टाइम की वैल्यू गिवन होगी, यस, बट व्हाट इज Z? इट्स अ कांस्टेंट विच इज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, जिसकी वैल्यू क्वेश्चन में कभी गिवन नहीं होगी। आई अगेन रिपीट, जब भी आपको फैराडे फर्स्ट लॉ का न्यूमेरिकल आएगा कि कैलकुलेट द मास डिपॉजिटेड एट कैथोड और एनोड व्हेन 2 एम्पियर ऑफ करंट इज पास्ड फॉर 10 सेकेंड्स, तो आपके दिमाग में फैराडे फर्स्ट लॉ का न्यूमेरिकल गूंजेगा कि ठीक है, मैम ने बताया था कि मास डिपॉजिटेड का फॉर्मूला है ZIT, W इज इक्वल टू Z इंटू I इंटू टी, और बड़ा इजी टू रिमेंबर है ZIT। अब प्रॉब्लम कहाँ आएगी? करंट की वैल्यू तो क्वेश्चन में गिवन ही होगी, ऑब्वियसली क्वेश्चन में बताया ही होगा कि कितनी देर के लिए करंट पास कर रहे हैं, टाइम भी गिवन होगा। Z कैसे निकालेंगे? Z को निकालने का क्या फॉर्मूला है? क्योंकि Z की वैल्यू कभी गिवन नहीं होगी। Z का फॉर्मूला है A अपॉन NF। Z का फॉर्मूला क्या है? A अपॉन NF। ये फॉर्मूला कहीं बुक में गिवन नहीं है। दिस फॉर्मूला इज नॉट PDF mode। ओके, तो हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया, W इज इक्वल टू, बोलो मेरे साथ, Z इंटू
आई इंटू टी, और जेड की जगह क्या लेना है, ए अपॉन एन एफ। अब मैं आपको एक चीज बता रही थी कि जेड की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन नहीं होती, और जेड जो होता है ना उसका फॉर्मूला ए अपॉन एन एफ है, ये किसी बुक में गिवन भी नहीं है। तो आप बोलोगे कि मैम आप कैसे बता रहे हो, आई टेल यू कैसे मैंने डिराइव किया है। नॉर्मली जब आपको क्वेश्चन आता है ना कि कैलकुलेट द मास डिपॉजिटेड, मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड व्हेन 2 एम्पियर ऑफ करंट इज पास फॉर 10 सेकेंड्स, तो बुक में मैं बताती हूँ कि ये क्वेश्चन कैसे कर रखा है। सबसे पहले बुक में क्वेश्चन इक्वेशन लिखी जाती है कि एक कॉपर को डिपॉजिट होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, यानी कि 2 इंटू 96500 कूलम पास करोगे तो कितना वेट डिपॉजिट होगा, जितना एक कॉपर का होता है, विच इज एटॉमिक मास। एक कूलम पास करोगे तो कितना वेट डिपॉजिट होगा, 63.5 अपॉन 2 इंटू 96500। और आप कितना चार्ज पास कर रहे हो, 2 इंटू 10 कूलम, तो वेट कितना डिपॉजिट होगा, 63.5 अपॉन 2 इंटू 96500 इंटू 2 विच इज करंट इंटू टाइम। तो मैंने इस यूनिटरी मेथड को बच्चों को ना करना पड़े इसी को देख के डिराइव करा कि ये जो आप यूनिटरी मेथड कर रहे हो इक्वेशन देख के कि 2 इंटू 96500 से कितना कूलम, कितना मास डिपॉजिट हो रहा है, जितना उसका एटॉमिक मास। एक कूलम से कितना होगा, जितना उसका एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय 2 इंटू 96। ये चीज क्या बन रही है, ए, ये 2 क्या बन रहा है, एन, उसकी वैलेंसी 96500 क्या बन रहा है, एफ। आपको ये यूनिटरी मेथड ना करना पड़े क्योंकि बच्चों को फैराडे के न्यूमेरिकल्स मुश्किल इसीलिए लगते हैं बिकॉज एक तो इक्वेशन लिखनी पड़ती है और फिर ये यूनिटरी मेथड लगाना पड़ता है। तो मैंने बच्चों के लिए एक ऑल्टरनेटिव मेथड निकाला है कि तुम सिंपल जब भी मास डिपॉजिटेड निकालना है इसी फॉर्मूले पे फोकस करो, जेड पे। करंट की वैल्यू गिवन होगी, टाइम की वैल्यू गिवन होगी, जेड की वैल्यू नहीं गिवन होगी तो ये यूनिटरी मेथड ही बता रहा है कि ये जेड क्या बन रहा है, ए अपॉन एन एफ, ए अपॉन एन एफ। यानी कि अगर कॉपर का मास डिपॉजिटेड निकालना है तो ऊपर ए कॉपर का एटॉमिक मास ले लेना विच इज 63.5 और नीचे एन कॉपर की वैलेंसी क्या होती है 2, एफ क्या होता है 965। सिल्वर डिपॉजिटेड निकालना है तो ऊपर सिल्वर का एटॉमिक मास ले लेना विच इज 108 और सिल्वर की वैलेंसी क्या होती है 1। निकल का मास डिपॉजिटेड निकालना है तो निकल का एटॉमिक मास ले लेना। इसीलिए मैंने बच्चों के लिए एक फॉर्मूला ही डिराइव कर लिया कि Z की जगह ही A अपॉन NF लिख लो, क्योंकि अगर आप यूनिटरी मेथड से भी ये क्वेश्चन करोगे तो भी ये चीज A अपॉन NF ही बन रही है। आपको मैंने करके दिखाया है कि 2 फैराडे से कितना मास डिपॉजिट हो रहा है, जितना उसका एटॉमिक मास। तो 1 कूलम से कितना डिपॉजिट होगा, A अपॉन NF। तो बेटर है कि आप यही फॉर्मूला कर लो। अगर किसी को है कि मैम मार्क्स तो नहीं कटेंगे, आंसर एग्जैक्टली मैच होगा। अगर किसी को टीचर को यूनिटरी मेथड की वजह से नंबर काटने हैं तो आधा नंबर काट लेगा। अब अगर किसी ने आधा नंबर भी नहीं लूज करना देन गो फॉर द यूनिटरी मेथड, बट अदरवाइज दिस फॉर्मूला इज ऑल्सो करेक्ट। यहां तक तो बुक में भी दे रखा है, बस जेड की जगह ए अपॉन एन एफ हमने खुद अपनी एनालिसिस से करा है। तो क्या समझ आया फैराडे का फर्स्ट लॉ। फैराडे फर्स्ट लॉ ने कहा कि कितना मास डिपॉजिट होगा वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड। वो हमने रटा नहीं, हमने ऐसे समझा कि अगर एक सोडियम डिपॉजिट करना है 23 ग्राम डिपॉजिट करना है तो कितनी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, जितनी 1 इलेक्ट्रॉन के ऊपर होती है विच इज 965। अगर आप डबल दो तो कितना सोडियम डिपॉजिट होगा, 23 का डबल। अगर आप 96500 का ट्रिपल दो तो कितना सोडियम डिपॉजिट होगा, ट्रिपल। तो इसी चीज को हमने समझा कि अगर हम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बढ़ाते जाएंगे तो मास डिपॉजिटेड भी बढ़ता जाएगा। तो क्या हम ये नहीं बोल सकते कि मास डिपॉजिटेड इफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड, बोल सकते हैं। वैसा ही फैराडे ने बोला दैट मास डिपॉजिटेड एट इलेक्ट्रोड इफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड। और इसको मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करा कि मास इफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज करंट इनटू टाइम, और प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाओगे तो कुछ तो कांस्टेंट आ जाएगा z। तो फॉर्मूला बन गया मास डिपॉजिट का zit। व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द मास डिपॉजिटेड, zit। बच्चा क्वेश्चन छोड़ के नहीं आएगा, मेरे लिए ये एक मेरी गारंटी बात है। अगर आप यूनिटरी मेथड फॉलो करोगे मे बी आप क्वेश्चन छोड़ के आ जाओगे, लेकिन अगर आपके दिमाग में ऑलवेज आपको याद रहेगा कि मास डिपॉजिटेड निकालना है मतलब जिट है ना, और जेड भी याद आ जाएगा कि जेड की जगह क्या ले लेना है, ए अपॉन
ऊपर ए क्या लोगे, एटॉमिक किसका, सिल्वर का है तो सिल्वर का लोगे, क्वेश्चन निकल का है तो निकल का लोगे, कॉपर है तो कॉपर का लोगे। नीचे एन अप्रोप्रिएट वैलेंसी, कॉपर की वैलेंसी क्या होती है 2, सिल्वर की, एल्यूमिनियम की, मैग्नीशियम की, तो वो आप खुद आइडिया लगा लोगे। और एफ यू नो व्हाट इज एफ, ठीक है। तो आई होप आपको फर्स्ट लॉ तो समझ आ गया। अब सेकंड लॉ समझना थोड़ा सा ट्रिकी है, बट आई विल ट्राई। थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा ट्रिकी है, मैं ट्राई जरूर करूंगी समझाने के लिए, ना समझ आए तो फिर रट लेंगे, ठीक है। अब ध्यान से ना, यहाँ पे मैंने 3 इक्वेशंस लिखी हुई हैं, ध्यान से देखना इन 3 इक्वेशंस को। अगर आप सेकंड लॉ समझना चाहते हो, क्योंकि फर्स्ट लॉ समझना इज नॉट अ बिग डील, फर्स्ट लॉ समझना इज नॉट अ बिग डील, क्योंकि अगर फर्स्ट लॉ आप इक्वेशन ना भी देखते तब भी मैं आपको बोल देती कि गाइस मास डिपॉजिटेड इफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास, और आप मान भी लेते ज्यादा बिजली ज्यादा मास डिपॉजिट होगा, कम बिजली कम मास डिपॉजिटेड होगा, है ना। लेकिन अब आपको इक्वेशंस देखनी पड़ेंगी तभी सेकंड लॉ समझ आएगा। सारे इक्वेशंस में देखो फटाफट। पहली क्वेश्चन रीड करो नवजोत, पहली क्वेश्चन रीड करना, सोडियम वाली। 1 इलेक्ट्रॉन गिव्स 1 सोडियम, ओके। तो नवजोत अगर एक सोडियम यानी कि 23 ग्राम डिपॉजिट करना है तो कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए 1, विच इज हाउ मच चार्ज, ओके। कैन यू रीड द सेकेंड इक्वेशन में अंक। अब ये कह रहा है कि अगर एक एल्यूमिनियम चाहिए ना, एक मोल, तो उसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए 1 फैराडे नहीं चाहिए, कितने चाहिए, ओके। ऐसा इक्वेशन ही कह रही है, ओके। अब ये इक्वेशन रीड करना, ये वाली करना, बोलो कौन करेगा, यस ईशान, हाँ। 2 इलेक्ट्रॉन मतलब एक मैग्नीशियम को डिपॉजिट करना है तो कितना चाहिए। अब थोड़ा ध्यान से देखो, एक मैग्नीशियम को डिपॉजिट करने के लिए 2 फैराडे चाहिए, एक एल्यूमिनियम को डिपॉजिट करने के लिए कितना चाहिए, और एक सोडियम को डिपॉजिट करने के लिए 1 फैराडे चाहिए। अब देखो मैं क्या करती हूँ, मैंने 3 बीकर्स लिए, पहले बीकर में लिया सोडियम, दूसरे बीकर में लिया एल्यूमिनियम, और तीसरे बीकर में लिया मैग्नीशियम, और तीनों को ना सीरीज में कनेक्ट कर दिया। एंड इन फिजिक्स आपने पढ़ रखा है कि जब आप किसी 3 चीजों को सीरीज में कनेक्ट करते हो तो सेम करंट पास करता है। व्हेन यू कनेक्ट द सेल्स इन सीरीज सेम करंट पास, इट डजंट डिवाइड, राइट। अब मैं क्या करती हूँ, कनेक्ट सीरीज में करके ना 1 फैराडे देती हूँ, कितनी इलेक्ट्रिसिटी पास करती हूँ। अब तुम मुझे बताना, मैं नहीं तुम्हें बताऊंगी। पहले बीकर से 1 फैराडे गया, पहले बीकर में सोडियम था तो कितना सोडियम डिपॉजिट होगा 1 मोल, वेरी गुड। 1 फैराडे पास किया, 96500 करा, और सोडियम को 1 फैराडे ही चाहिए था, तो 1 मोल जितना डिपॉजिट हो गया 23 ग्राम, एटॉमिक मास जितना डिपॉजिट हो गया, ओके। एल्यूमिनियम में 1 फैराडे आया, एल्यूमिनियम में क्यों 1 फैराडे आया, इसको तो 3 फैराडे चाहिए, हमें ये नहीं मतलब कितना चाहिए, हम तो सेम पास कर रहे हैं, हम तो सेम इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं। तो जब सोडियम के बाद एल्यूमिनियम की बारी आई, इसको भी कितना फैराडे मिला नवजोत, ये कितना डिपॉजिट होगा 1 फैराडे से, 3 फैराडे से इसको कितना डिपॉजिट हो रहा था 1 मोल जितना, यानी कि एटॉमिक मास जितना। बट हम तो 3 फैराडे नहीं दे रहे, हम कितना दे रहे हैं, तो 1 फैराडे से ये एटॉमिक मास थोड़ा डिपॉजिट होगा, ये होगा एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय 3, हाँ विच इज 9 ग्राम, ओके। 27/3 9 ग्राम, ओके। अब यही 1 फैराडे करता करता मैग्नीशियम के पास पहुंचा। अब मैग्नीशियम ने भी कहा कि मेरे को तो 2 फैराडे चाहिए, तब एटॉमिक मास 24 ग्राम डिपॉजिट होगा, बट आ कितना रहा है, चलते 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 आ कितना रहा 1 फैराडे, तो ये कितना मास डिपॉजिट होगा A/2, यानी कि 24/2 विच इज 12। क्या कंक्लूजन, कंक्लूजन ये है कि व्हेन सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज बीइंग पास्ड, जब आप सेम इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हो 1 फैराडे, मैंने एक एग्जांपल के तौर पे लिया है, जब आप सेम इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हो लेट्स से 1 फैराडे, तो आपने क्या ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्व करी कि सोडियम में तो 1 फैराडे पास करने से एक एटॉमिक मास डिपॉजिट हुआ, एक एटॉमिक मास डिपॉजिट हुआ, क्योंकि शायद सोडियम को चाहिए ही 1 फैराडे था। लेकिन वही सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जब एल्यूमिनियम के पास पहुंची यश, तो एल्यूमिनियम 27 ही डिपॉजिट हुआ, वो 27 अपॉन उसकी वैलेंसी, जिसको इक्विवेलेंट मास बोलते हैं। आपने आई डोंट नो 11th करी है या नहीं, इक्विवेलेंट मास होता था एटॉमिक मास यानी कि मोलर मास डिवाइडेड बाय एन।
तो यहाँ पे वही ऑब्जर्वेशन देखी गई कि जब सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स, देन मास डिपॉजिटेड इज नॉट प्रोपोर्शनल टू इट्स एटॉमिक मास। कैसे कह सकते हैं? एग्जाम्पल से ही समझ रहे हैं। जब आपने सेम 1 फैराडे पास करी तो तीनों बीकर्स को ध्यान से देखो। पहले बीकर में आपको लग सकता है कि हाँ मैम उतना ही तो मास डिपॉजिट हो रहा है जितना उसका एटॉमिक मास है। ये भी इक्विवेलेंट मास ही है क्योंकि एटॉमिक मास 1 से डिवाइड हो रहा है। वैलेंसी सोडियम की 1 है। अल्यूमिनियम कितना डिपॉजिट हुआ 1 फैराडे पास करने से? जितना उसका एटॉमिक मास था या एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय n? एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय n। मैग्नीशियम 1 फैराडे पास होने से कितना कितना पास हुआ? जितना उसका एटॉमिक मास था या एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय n? एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय n। अब ध्यान से देखो, फैराडे सेकंड लॉ की स्टेटमेंट रीड करो। व्हेन सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स, एक सोडियम है, एक मैग्नीशियम है, एक एल्यूमिनियम है, देन द masses of the substance deposited at electrodes are not in the ratio of atomic mass, they are in the ratio of equivalent mass, they are in the ratio of equivalent mass। equivalent mass क्या होता है? atomic mass divided by n, atomic mass divided by n। एल्यूमिनियम कितना डिपॉजिट हो रहा है? 27 नहीं हो रहा, 27 बाय। मैग्नीशियम कितना डिपॉजिट हो रहा है? 24 नहीं हो रहा, 24/2। ऐसे ही सोडियम कितना डिपॉजिट हो रहा है? A/1 यानी कि 23/1। तो ये कहना ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा कि जब हम सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं तो तीनों बीकर में जो मास डिपॉजिटेड है वो सेम नहीं है, वो एटॉमिक मास के प्रोपोर्शनल भी नहीं है। वो किसके प्रोपोर्शनल है? एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय n। अगर मैं वो एग्जांपल्स आपको ना दिखाती और सीधा स्टेटमेंट बताती कि व्हेन सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज passed through different electrolytes, then mass deposited is proportional to their equivalent mass, तो मैं बिल्कुल समझ ही ना आता कि क्या equivalent mass। लेकिन अब तुमने एग्जांपल से सच में देखा कि जब हम सेम इलेक्ट्रिसिटी 1 फैराडे पास कर रहे हैं तो सोडियम तो 1 फैराडे से उतना ही डिपॉजिट हो रहा है जितना उसका एटॉमिक मास है, बिकॉज शायद उसको 1 ही चाहिए। लेकिन एल्यूमिनियम के एटॉमिक मास डिपॉजिट होने के लिए 3 फैराडे चाहिए था, बट जब उसको अर्बन 1 फैराडे मिला तो वो कितना डिपॉजिट हुआ? जितना उसका एटॉमिक मास था या एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय 3? तो वो 3 ही n है ना। और जब एटॉमिक मास को n से डिवाइड कर देते हो वो एटॉमिक मास नहीं रहता, वो क्या बन जाता है? इक्विवेलेंट। जब किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक मास को उसकी वैलेंसी से डिवाइड कर देते हो तो वो एटॉमिक मास नहीं रहता, वो क्या बन जाता है? इक्विवेलेंट। वही 1 फैराडे जब मैग्नीशियम पर पहुंचा, मैग्नीशियम को भी नवजोत कितना चाहिए था? एक एटॉमिक मास डिपॉजिट होने के लिए उसको कितना चाहिए था? 2 फैराडे, बट तुमने उसको कितना दिया? तो 1 फैराडे देने पर वो एटॉमिक मास कितना डिपॉजिट हुआ या एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय n? एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय n, 24 डिवाइडेड बाय 2। तो ये कहना ज्यादा बेटर होगा कि जब आप सेम इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हो डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट से, तो डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स पे जो मास डिपॉजिट हो रहा है वो उसके एटॉमिक मास के प्रोपोर्शनल है, या ये कहना ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा कि जो मास डिपॉजिटेड है वो उसके एटॉमिक मास के प्रोपोर्शनल नहीं है, एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय n के प्रोपोर्शनल है। क्योंकि एल्यूमिनियम भी 1 फैराडे से 27 नहीं डिपॉजिट हो रहा, 27/3 हो रहा है। मैग्नीशियम भी 1 फैराडे से 24 नहीं डिपॉजिट हो रहा, कितना हो रहा है? 24/2। और सोडियम भी कितना डिपॉजिट हो रहा है 1 फैराडे से? 23/1, है ना। अब अगर किसी के दिमाग में आ रहा है कि मैम 1 फैराडे दो ही मत, 2 ही दे दो, 3 ही दे दो, बट हमने सेम पास करनी है ना। क्वेश्चन कहता है सेम इलेक्ट्रिसिटी पास करो फिर बताओ। अगर आप अलग अलग ही पास करोगे, इसको 2 ही दे दो ताकि इसका एटॉमिक मास ही डिपॉजिट हो, इसको 3 ही दे दो ताकि इसका भी एटॉमिक मास डिपॉजिट हो, इसको 1 ही, अलग अलग ही देनी है, फिर तो सेकंड लॉ का मतलब ही नहीं रह जाएगा ना। सेकंड लॉ का मतलब है कि तीनों को सेम इलेक्ट्रिसिटी पास करो फिर बताओ कि पहले वाला कितना डिपॉजिट होगा, दूसरे वाला कितना डिपॉजिट होगा, तीसरे वाला कितना डिपॉजिट होगा। क्या वो सेम डिपॉजिट होंगे? नो। क्या वो उतने ही डिपॉजिट होंगे जितना उनका एटॉमिक मास होता है? नो। बल्कि वो कितने डिपॉजिट होंगे? जितना उनका इक्विवेलेंट मास है, जितना इनका क्या है। जैसे एल्यूमिनियम का इक्विवेलेंट मास 27 था कि 27/3? 27 बाय। मैग्नीशियम का इक्विवेलेंट मास कितना था? 24 के 24/2। जिनको अभी भी समझ नहीं आ रहा इक्विवेलेंट मास क्या होता है, इक्विवेलेंट मास इज नथिंग, जस्ट एटॉमिक मास को n से डिवाइड कर दो। जैसे सोडियम का एटॉमिक मास 23/1, इक्विवेलेंट मास उतना ही होगा जितना उसका एटॉमिक मास होता है क्योंकि उसकी n की वैल्यू 1 है। लेकिन एल्यूमिनियम का
इक्विवेलेंट मास कितना होगा, जितना उसका एटॉमिक मास है डिवाइडेड बाय 3, 9। और मैग्नीशियम का इक्विवेलेंट मास कितना होगा, जितना उसका एटॉमिक मास है डिवाइडेड बाय n विच इज 12। तो व्हेन सेम इलेक्ट्रिसिटी विल बी पास्ड, सोडियम का मास किसके प्रोपोर्शनल डिपॉजिटेड होगा, 23 के। एल्यूमिनियम का मास डिपॉजिटेड किसके प्रोपोर्शनल होगा, 27 के 9 के। और मैग्नीशियम का कितना मास डिपॉजिट होगा, 24 के प्रोपोर्शनल या 12 के। ठीक है, अभी भी समझ नहीं आती तो मैं गिव अप कर चुकी हूँ, आप बस स्टेटमेंट को रट्टा ही मार लो। ठीक है, व्हेन सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स देन द masses deposited at different electrodes will be proportional to, किसी ने अगर बोल दिया कि will be proportional to atomic mass, देख लेना माइनस में नंबर दूंगी, will be proportional to equivalent। और इक्विवेलेंट मास निकालते कैसे, ब्रैकेट में लिखना एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय n, एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय n। बस इतनी सी स्टेटमेंट है। दोबारा फर्स्ट लॉ क्या था, फैराडे फर्स्ट लॉ क्या था, मास इफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा मास, कम इलेक्ट्रिसिटी। मैथमेटिकल कौन फॉर्म कौन बताएगा, फैराडे फर्स्ट लॉ की, W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, Q कैसे निकालते थे, करंट इनटू, और प्रोपोर्शनलिटी साइन आया था तो कांस्टेंट क्या आया था, Z। तो व्हाट वाज द मास डिपॉजिटेड, Z। जब भी क्वेश्चन आएगा व्हाट इज द मास डिपॉजिटेड एट एनी इलेक्ट्रोड, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, W इज इक्वल टू Z इनटू I इनटू करंट की वैल्यू क्वेश्चन में, पीक टाइम की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होगी पर इन मिनट्स, आपने उसको किस में कन्वर्ट करना है, मल्टीप्लाई 60 करके, क्योंकि करंट की एम्पियर एसआई यूनिट है तो टाइम की भी हमें एसआई यूनिट लेनी है, सेकंड्स। यूजुअली जब भी आपको फैराडे के न्यूमेरिकल्स आएंगे 90% ऑफ द चांसेस टाइम विल बी गिवन इन मिनट्स। तो मैं मिनट्स को सेकंड्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, डिवाइड मल्टीप्लाई। और z की वैल्यू क्वेश्चन में नहीं गिवन होगी तो हमने उसका फॉर्मूला भी डिराइव कर दिया कि आप यूनिटरी मेथड करके देख लो, z क्या बनेगा, A/NF। A क्या लेना है, एटॉमिक किसका, जिसका क्वेश्चन होगा। एल्यूमिनियम का मास डिपॉजिटेड निकालना है तो एल्यूमिनियम का लोगे, निकल का निकालना है तो नीचे n की वैल्यू भी अकॉर्डिंगली ले लोगे, वैलेंसी। व्हाट इज F, 965। ओके, उसके बाद कौन सा लो आया, फैराडे सेकेंड लो, जिसको समझाना पढ़ाना और समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन हमने कोशिश करी समझाने की कि हर सब्सटेंस को एक इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए होता। सोडियम के 23 ग्राम 1 एटॉमिक मास को डिपॉजिट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए था, बट उसी एल्यूमिनियम के 1 एटॉमिक मास को डिपॉजिट करने के लिए 3 फैराडे चाहिए थे, क्योंकि उसकी वैलेंसी 3 थी। और उसी मैग्नीशियम के 1 एटॉमिक मास 24 ग्राम को डिपॉजिट करने के लिए 2 फैराडे चाहिए था। बट फैराडे कहता है सेम पास करो, सेम इलेक्ट्रिसिटी पास करो, फिर बताओ कि कौन कितना डिपॉजिट हो रहा है। तो जब हमने सेम इलेक्ट्रिसिटी पास करी 1 फैराडे, तो हमने देखा कि सोडियम कितना डिपॉजिटेड हो रहा था, 23, बट एल्यूमिनियम कितना डिपॉजिटेड हो रहा था, 27/3। मैग्नीशियम कितना डिपॉजिट हो रहा था, 24/2। यानी कि A को N से डिवाइड करना पड़ रहा था, और जब एटॉमिक मास को N से डिवाइड करना पड़ता है वो एटॉमिक मास नहीं रहता, वो क्या बन जाता है, इक्विवेलेंट मास। तो हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि जब सोडियम, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम से सेम इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं तो तीनों कितने डिपॉजिट हो रहे हैं, जितना उनका एटॉमिक मास है, नहीं, जितना उनका इक्विवेलेंट मास है। सोडियम भले ही लग रहा है कि 23 तो डिपॉजिट हो रहा है, वही तो उसका एटॉमिक मास है, बट 23 को 1 से डिवाइड करो, क्योंकि सोडियम की वैलेंसी 1 होती है, तो सोडियम भी 23 के प्रोपोर्शनल नहीं डिपॉजिट हो रहा, इक्विवेलेंट मास के डिपॉजिट हो रहा है। एल्यूमिनियम भी 27/3 एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय n के प्रोपोर्शनल हो रहा है, और मैग्नीशियम भी 24 नहीं डिपॉजिट हो रहा है, 24/2, यानी कि एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय n उसके इक्विवेलेंट मास के। और लॉजिकल है ना कि किसी को 1 चाहिए, किसी को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2, किसी को कितना चाहिए, 3। तो सेम एटॉमिक मास डिपॉजिट नहीं हो सकता, एटॉमिक मास सेम तब डिपॉजिट होता अगर सबको ही एक चाहिए होता। उसके बाद भी समझ नहीं आता तो फॉरगेट इट, क्योंकि इसके कोई न्यूमेरिकल नहीं, हम स्टेटमेंट बस रट लेंगे दैट व्हेन द सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स देन द मासेस डिपॉजिटेड आर प्रोपोर्शनल टू देयर इक्विवेलेंट वेट्स। और इक्विवेलेंट वेट क्या होते हैं, ब्रैकेट में लिख देना एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय n। इक्विवेलेंट वेट होता क्या है, एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय हरमन, दे आर प्रोपोर्शनल टू देयर इक्विवेलेंट मासेस। इक्विवेलेंट मास होता क्या, ब्रैकेट में क्या लिख दोगे, एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय
number of electrons which is required to form the product. So with this we complete with the Faraday laws. Now we are only left with one topic, batteries, जो कल मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बहुत अच्छे इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाऊंगी. मरकरी सेल कि मरकरी प्लैनेट पे एक जंग शुरू हो चुकी है, जंग से जिंक एक्ट एज एन एनोड, ऐसे ऐसे ट्रिक्स बताऊंगी ताकि तुम्हें याद हो जाए. लेकिन वो हम कल करेंगे. आज हम फैराडे लॉ के न्यूमेरिकल शुरू करने से पहले थोड़ा सा लिख लेते हैं. ठीक है, हाँ जी बोलो. हाँ, वन फैराडे हाँ, 3 फैराडे उसको चाहिए 3, पर हम दे तो मान रहे हैं ना. हाँ, तो 3 देगा. तो अगर वो 3 देगा तो एल्यूमिनियम कितना डिपॉजिट हो जाएगा? 27. लेकिन सोडियम कितना डिपॉजिट होगा? 27 इंटू थ्राइस. तो बात तो एक ही हुई ना कि तीनों उनके इक्विवेलेंट मासेस के प्रोपोर्शनल हो रहे हैं ना. इक्विवेलेंट मास जितने हो रहे हैं उसके प्रोपोर्शनल ही हो रहे हैं. तभी एल्यूमिनियम तो सिर्फ उतना हुआ जितना उसका एटॉमिक मास आया है, वो थ्राइस हो गया. देखो प्रोपोर्शनल का मतलब वही है कि अगर तुम इलेक्ट्रिसिटी 1 फैराडे की जगह 3 फैराडे या 10 फैराडे कर दोगे, मतलब नहीं बदलेगा. क्वांटिटी बढ़ाते जाओगे तो उनके मासेस बढ़ते जाएंगे, रेशियो सेम आएगी ना. फॉर एग्जाम्पल अगर तू 1 फैराडे दे रहा है, 1 मिनट, और जसवी का क्वेश्चन है कि मैम अगर 1 फैराडे दे रहे हो तो सोडियम का 23 डिपॉजिट हो रहा है, एल्यूमिनियम का 27/3 यानी कि 9 उसके इक्विवेलेंट मास, और मैग्नीशियम कितना डिपॉजिट हो रहा है? 24/2 यानी कि 12. लेकिन अगर मैं दूं ही 3 फैराडे, तीनों को ही 3 फैराडे दूं, फिर तो एल्यूमिनियम 27 डिपॉजिट होगा ना, जो कि उसका इक्विवेलेंट मास है ही नहीं. और सोडियम उसका ट्रिपल हो जाएगा, और मैग्नीशियम कितना हो जाएगा उसका? उसको 2 चाहिए, आप 3 दे रहे हो तो 3/2 यानी कि 18. बट अगर आप रेशियो दोगे, देखोगे ये कितना डिपॉजिट हुआ? 69. ये कितना हुआ? 27. तो इसकी रेशियो देखो 23:9:2 ही 12 ही बन गई, जो कि उसके इक्विवेलेंट मास ही है. तो इलेक्ट्रिसिटी ट्रिपल करने से किसी लॉ की मायने नहीं बदलती, उसका मतलब नहीं बदलता. मैं आपको 1 फैराडे का एग्जांपल देके समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि सोडियम 23 डिपॉजिट हो रहा है, एल्यूमिनियम 27/3 हो रहा है, और मैग्नीशियम 24/2 हो रहा है, विच इज इक्विवेलेंट मास. अब तुम 1 फैराडे की जगह 3 फैराडे पास करके उनके मासेस को बढ़ा रहे हो कि वो तो 27 डिपॉजिट हो गया जो उसका इक्विवेलेंट मास नहीं है, ट्रू. बट अगर तुम तीनों की रेशियो निकालोगे तो वो इक्विवेलेंट मासेस की ही रेशियो बन गई ना. तो अगर आप किसी लॉ को समझने के लिए इलेक्ट्रिसिटी को डबल या ट्रिपल कर देते हो तो उसका जो बेसिक मीनिंग होता है वो नहीं चेंज हो जाता. मासेस बढ़ने लग जाएंगे जो अपीयर ऐसे होंगे कि दे आर नॉट देयर इक्विवेलेंट मास, लेकिन जब आप उनकी रेशियो निकालोगे तो वो रेशियो तो इक्विवेलेंट मासेस की रेशियो में ही आएगी ना. तो दैट इज द कोर मीनिंग ऑफ द लॉ. So just by tripling the electricity from 1 Faraday to 3 Faraday, the meaning of the law doesn't changes. ठीक है. तो अब मैं फैराडे लॉ के न्यूमेरिकल्स करवाऊं. मुझे जेन्युइनली बताना कि फैराडे लॉ समझ आया, रट्टा तो नहीं है ना, उसकी फिजिकल मीनिंग समझ आई है ना, है ना. ठीक है, तो उसके बाद हम पहले लिख लेते हैं फिर आगे चलेंगे. तो पहले हेडिंग दो, थोड़ा सा तो भी लिख लो. इलेक्ट्रोलिसिस हेडिंग डालो. कितना टाइम है? अभी तो 7 मिनट है शब्द. अच्छा ठीक है. बाकी ट्यूशन 10 बजे खत्म होती है, 7 मिनट पहले ही बोल देते हो कि मैम 10 बजे पहुंचना है तो 7 मिनट पहले छोड़ दो. 9 से 10 टाइम है मेरा, तो 10 नहीं, आई मीन 8 से 9 है तो 9 बजे छुट्टी होगी. यार मेरे 18 नहीं निकाला, जो भी होगा सेम रेशियो ही बनेगी, तो करके देख ले. 24 डिपॉजिट हो रहा है 1 फैराडे से, 24/2 हो रहा है, तो 3 फैराडे दे रहा है, तो 24/2 इंटू 3 वो कुछ और ही बन रहा है ना, 12 36. अब निकाल रेशियो तो सेम आएगी, वो तो मैंने जल्दी निकाल ली ना. हेडिंग डालो इलेक्ट्रोलिसिस. इसमें फर्स्ट लाइन लिखना, बस इलेक्ट्रोलिसिस की सिर्फ फर्स्ट लाइन लिखना, ये लिखने की जरूरत नहीं है. डेफिनेशन लिखो, द प्रोसेस ऑफ decomposition of electrolyte by the passage of electricity through molten or dissolved state is called electrolysis. सिर्फ फर्स्ट डेफिनेशन लिखो.
इक्विवेलेंट मास का टॉपिक मास में है। फिर जैसे देखो अगर मान लो 3 फैटी कैप्सूल सबसे बदल गया तो फॉर्मूला ही बदल जाना चाहिए, फिर टॉपिक मास डिवाइड बाय n का। यार इसको समझाइए, कह रहा है कि 1 फैराडे की जगह 3 फैराडे पास कर रहे हैं, तो अब सोडियम कितना डिपॉजिट होगा? मैं तो गिव अप कर दिया। तो समझा, अगर हम इलेक्ट्रिसिटी डबल या ट्रिपल कर रहे हैं तो इक्विवेलेंट मास दिख नहीं रहा कि इक्विवेलेंट मास डिपॉजिट हो रहा है, इसको तो कुछ पता ही नहीं। गो टू हेल। कोई किसी को कोई यशस्वी की क्वेरी क्लियर कर सकता है? इज देयर एनी? क्वेश्चन ये है कि अगर 1 फैराडे की जगह 3 फैराडे पास कर रहे हैं फिर तो उनका इक्विवेलेंट मास डिपॉजिट ही नहीं हो रहा, तो फैराडे सेकंड लॉ फेल हो गया। क्या गलत बन रहा है? प्रोपोर्शनल का क्या मतलब होता है? प्रोपोर्शनल का मतलब ये नहीं होता कि अगर तुम इलेक्ट्रिसिटी बढ़ा दोगे तो तुम्हें इक्विवेलेंट मास दिखे, उसके प्रोपोर्शनल ही हो रहा है ना। फॉर एग्जांपल इक्विवेलेंट मास एल्यूमिनियम का कितना है? 27/3। तो तूने 3 फैराडे दिया तो 27/3 जो उसका इक्विवेलेंट मास है, तो तूने 3 फैराडे दी तो 3 से 3 कट के तेरे को लग रहा है कि मास डिपॉजिटेड इज नॉट इक्विवेलेंट मास, बट उसके प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल 27 इज अ प्रोपोर्शनल ऑफ 27/3। एनीवेज लिखो, फर्स्ट स्टेटमेंट लिख ली सबने? परम लिख ली पहली डेफिनेशन, द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक, लिख ली सबने फर्स्ट डेफिनेशन? इसके बाद लिखो, इसके बाद लिखो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन NaCl when, मैं आ रही हूँ देखने कौन नहीं लिख रहा, when electricity is passed through molten NaCl, it breaks into ions उसके बाद डायग्राम बनाओ। ये कैथोड है, नेगेटिव वाला, बहुत बदतमीज हो गुरकीरत। गुरकीरत तेरी गप्पे नहीं खत्म होती। Na पॉजिटिव किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा? तो प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या मिलेंगे? क्या मिलेंगे? हरबन बता के, थोड़ पे कौन आएगा? नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे कौन आएगा इन दोनों में से? हाँ, पॉजिटिव वाला आएगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और डिपॉजिट हो जाएगा, यानी कि रिडक्शन, दैट इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस। और वैसे भी कैथोड पे रिडक्शन होती है, GER जर्मनी से याद कर सकते हो। एनोड विच इज पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, ये नेगेटिव Cl नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखोगे तभी याद होंगी चीजें। Cl नेगेटिव लूज करके ऑक्सीडेशन, दैट इज loss of electron takes place, thus product of electrolysis
sodium deposited at cathode and chlorine liberated at anode. So this is the first example of electrolysis of molten NaCl. We have another examples also, but you really need to understand कि हो क्या रहा है. अगर आप क्रैम करोगे तो you will not like this कि हाँ मैम कितना रटेंगे, but अगर आप समझ के करोगे कि नेगेटिव पे पॉजिटिव जाएगा, पॉजिटिव पे नेगेटिव जाएगा, then it is just a story. एनोड पे आयन ही जाएगा, ऐसे भी याद करो. सी से कैथोड, हाँ कैथोड पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो पॉजिटिव कैथोड में जाएगा. it's very logical. If you will apply the logics, then it is easy. Otherwise, it is. Okay, we will do it tomorrow. इसी को ही कराया था. लाइक पिछला टॉपिक कोलराज लो का एक आधा न्यूमेरिकल करवाया था और यही टॉपिक करवाया था. कल वाला भी लेक्चर रिकॉर्ड किया था, बट वॉइस नहीं आ रही, पता नहीं क्या इशू आ रहा है उसमें. तो कल आया नहीं अरमन? अच्छा मेरी ना एक बात ध्यान से सुनो, ये बहुत बड़ा चैप्टर है, आप खुद रियलाइज कर रहे होगे. कोलराज, फैराडे, इसीलिए मैंने मंडे को हाफ चैप्टर का टेस्ट लिया था ताकि डेल्टा जी तक टेस्ट हो जाएगा. बट सो मेनी स्टूडेंट डजंट अपेयर. दोबारा रख लें सेम टेस्ट. कितने बच्चे हैं जिन्होंने मंडे को टेस्ट दिया था? आप लोग दोबारा टेस्ट देना चाहते हो ये वाला? नहीं, फिर अब नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर का टेस्ट ले लेते हैं. नेक्स्ट पार्ट का रखते हैं वो वाला, फिर जब इकट्ठा होगा पूरे चैप्टर का तब दे. इकट्ठा तो अभी चैप्टर फिनिश होने में टाइम है अभी. बैटरीज पड़ी है ना, वो उसमें भी 2 दिन लगेंगे. क्या कल वाला भी लेक्चर आना मैंने रिकॉर्ड किया, उसमें आवाज ही नहीं आ रही, पता नहीं माइक में प्रॉब्लम है, आज चेक करवाऊंगी. और कल भी वैसे आधा तो यही करवाया था, एक आधा कोलराज, फिर कोलराज वाला आपका पहले वाला भी रहता, वो इकट्ठी करा दूंगी एक दिन. हाँ कल वाला भी इजी था वैसे. तो महीना हो गया आपने बोला था कैसे लगे. हाँ